नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप मंजिल इंडिया पॉडकास्ट। आज मंजिल इंडिया पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं ब्रजेश सर। चलिए सुनते हैं एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिन्हें कैमरा में आने की कभी चाह नहीं हुई, लेकिन कैमरा अभी उन्हें खोजता है। तो आज हमारे बीच बैठे हैं ब्रजेश सर, जिन्हें शायद परिचय का जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। तो आइए इनसे बात करते हैं। कहने से पहले इस चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। सारे बच्चों को मेरा आशीष, मेरा आशीर्वाद। तो सर, 36 साल पहले जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, तभी का दौर कैसा था? बच्चे पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे। क्या आपके पास तभी कोई संसाधन थी, सुविधा थी या संस्थान थी? बिल्कुल नहीं। मैं शिवपुर पोखर है, पीछे में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके जो जड़ें थी, उस जड़ पे बच्चे बैठा करते थे और मैं एक चटाई लगा करके वहाँ बैठा करता था। और सचमुच में जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह से हमने अपना यह सफर शुरू किया। एक छोटे से जगह से इतना बड़ा टीचर बनना, इतना बड़ा शिक्षक का पद लेना आसान नहीं है। यह आपने कैसे किया? ये आदमी के वश में शायद कुछ चीज नहीं होती है। समय, वक्त और जरूरत। मैं जिस समय को आया था, उस समय मुझे याद है कि बच्चों के पास एक मैथमेटिक्स का विकल्प हुआ करता था और फिजिक्स की दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। तो एक अच्छा मौका भी मिला। बच्चों का गार्जियंस का साथ, बच्चों का विश्वास, अपनी लगन, अपनी मेहनत, समय की पुकार, सबों ने मिलकर। लोग कहते हैं कि आप बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन हकीकत तो उस आइंस्टीन और न्यूटन की है। जिस न्यूटन से पूछा गया कि आप फादर ऑफ फिजिक्स है, आपको कैसा लगता है, तो न्यूटन का जवाब आया कि मैं अपने आप को उस बालक के माफिक समझता हूं जो समुद्र के किनारे 2-4 कंकड़ चुन पाया है। भौतिकी के गूढ़ रहस्य तो अभी सागर में छुपे हुए हैं। तो उस गहराई तक जाने की तमन्ना थी। अब तो परिचय इतना, इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली। और क्या? आपने अपने जीवन में ऐसा क्या क्या समझौता किया दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए? गुस्सा। जब बच्चे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 नहीं बता सकता है। मेरा पहला प्रश्न हुआ करता था और आज भी है कि आप फिजिक्स सीखने आए हो, हमको फिजिक्स से रिलेटेड 5 वैज्ञानिक का नाम बता दो। और हमको लगता है कि 100 में 95 स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने 5 साइंटिस्ट का नाम नहीं बता सका। उस समय जो अंदर की भावना थी, उसको कंट्रोल करते हुए बच्चों को क्लास 6-7 के लेवल से उठा करके एक मुकाम तक पहुंचाना, यह मेरे लिए एक चैलेंज था।
और आज हम नहीं, लोग कहते हैं कि सर फिजिक्स का बीज जो आपने 1988 में इस धरा पर डालकर सींचा, आज वह बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। भारत के कोने कोने में हमारे विद्यार्थी हैं, विदेशों से बच्चों का कॉल आता है, अच्छा लगता है। क्या कभी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति से आपको समझौता करना पड़ा हो पढ़ाने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा अपना परिचय सब दिन छोरा गंगा किनारे का दिया। मेरा लालन पालन पठन पाठन सब साहेबगंज के गंगा किनारे, भागलपुर के गंगा किनारे और मुंगेर के गंगा किनारे हुआ। तो ये गंगा पुत्र 180 रुपया लेकर के गोड्डा की धरती पर अपने भविष्य की खोज में आया था। पैसे की न कभी चाहत हुई और न कभी किल्लत हुई, सब कुछ एट ईज चलता रहा, क्योंकि बचपन से ही माँ की प्रेरणा थी। सिकंदर की वह कहानी थी कि धरती छोड़कर जब जाने लगोगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना कॉफिन के, कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है, तो फिर मेरे जैसे बालक की क्या स्थिति है। इसीलिए न पारिवारिक कोई बंधन था, ना ही कोई आर्थिक रुकावट थी मेरे लिए। मैं एक तपस्वी के तरह फिजिक्स की सेवा करता रहा और शायद यह मेरा सौभाग्य है कि उसी फिजिक्स ने मुझे पहचान दिया और आपका चैनल मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। और इतना ही नहीं, उम्र के लिहाज से आप लोगों को आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप लोग और ऊंचाई तक जाएं, या शहर नई नई बुलंदियों को छुए। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन याद बनी रहे कि भौतिकी का कोई एक बालक था जो वर्षों तपस्या करके आज फिजिक्स का यह जाल और यह रुतबा आपके शहर में लाया है। लोग याद जरूर रखेंगे। आपने जब पढ़ाना शुरू किया था तो आप बच्चे से कितने फी लेते थे तभी? 20 रुपया। 20 रुपया से स्टार्ट? फी तो उसको आप नहीं कह सकते, मेरा गुजारा होता था। अकेले थे, एक झोपड़ी थी, उस पर खपड़ा था। इसी बरसात के मौसम में सितंबर 1988 को 12 सितंबर दिन शुक्रवार, समय के 8:15 बजे मैं सुपर डिलक्स आशीर्वाद से गोड्डा के धरती पर पहली बार कदम रखा था। यहाँ पर मुझे पता चला था कि गोड्डा कॉलेज में पीजी का एजुकेशन स्टार्ट होना, तो पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रेशर्स की जरूरत है। 6 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया। मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी का 2nd गोल्ड मेडलिस्ट था। पिताजी ने कहा कि अपनी भविष्य की खोज पर निकलो, तो चला आया गोड्डा। संचय की चाहत तो थी ही नहीं, गुजारा के लिए बच्चे 20 रुपया, 15 रुपया, कभी कभी तो ऐसी भी बातें आई कि बच्चे फी देते वक्त
मेरी नजर जब उनके हाथ पर पड़ती थी, उस पर छाला देखता था, तो हमने पूछा कि ये छाला क्यों हुआ? तो रोते हुए उसने जवाब दिया था कि सर, कल हमने मकई पटाया है दूसरे का, उसने जो दिया वही आपको ला कर दिया। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि मेरी कोई फी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का फिजिक्स है और जिस फिजिक्स को मैंने गढ़ा है, तो उसमें एक रहीम की पंक्ति है कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो न मेरी कोई मोल है, न मेरी कोई कीमत है। तमन्ना है, आओ साथ बैठे फिजिक्स को सीखें, ताकि मेरे जाने के बाद भी फिजिक्स का लौ इस धरती पर सदा सर्वदा के लिए ज्योतिर्मय हो, प्रकाशित हो। उस दौर में जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, उस दौर में शिक्षक शब्द का अर्थ क्या था? शिक्षक शब्द ही नहीं था। उस समय लोग गुरुजी कहा करते थे, और गुरुजी वो जो किसी भी विषय का गुर सिखाए। पढ़ाई तो आज भी हो रही है भौतिकी की। मैं यह कहूं कि दो बातें, पढ़ाना और सिखाना। आज का दौर पढ़ाने का, पढ़ा रहे हैं। आप ही के YouTube चैनल पर हमने बहुतों का, अपने शागिर्दों का इंटरव्यू सुना, तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि हर जगह एक ही बात है कि मुझे रिजल्ट देना है, 90% देना है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर, यूनिवर्सिटी, स्टेट टॉपर, बोर्ड टॉपर, ये आज के शिक्षकों की चाहत है। और हमारे समय में और आज भी जो मेरी अंतरात्मा में है कि बेटा फिजिक्स को तो सीखो। ये 7 अक्षर इंद्रधनुष के 7 रंग, जिस दिन यह 7 रंग तुम्हारे जीवन में उतर जाएगा, तो शायद मेरे ही तरह फिजिक्स के जोगी बन जाओगे। आनंद लगेगा जीवन। जब आप पढ़ाते हैं तभी आपको कैसा फील होता है? जब बच्चे सबको आप पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे आपको एनर्जेटिक लगता है, और क्या क्या फील होता है? ये मत पूछो कि पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं है बच्चे, गप करते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं, कोई भी बात क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये जो 4-5 क के अक्षर है, इन प्रश्नों का जब उत्तर शुरू के दिनों में बच्चों के, विद्यार्थियों के कान में जाता है, और जब वह शुरू इन बातों को समझने लगता है, तो सच बताऊं आपको कि 2-4 दिन अगर लगातार पढ़ाते नहीं है तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है,
ये कंधे में दर्द हो जाती है क्योंकि बोर्ड पर लिखने का 8 घंटे लिखने की आदत है। अब तो समय हमारे लिए विपरीत है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब तो आकाश पर लक्ष्मण की रेखा होती है, तो धरती का यह सितारा उनको अब स्टूडेंट की राह ही दिखता है। से पढ़ाना मेरी फितरत है। सोते हुए भी कभी कभी स्वप्न में लोग कहते हैं, बेटी कहती है, पापा क्या फिजिक्स का फॉर्मूला सब रटवाते रहते हैं, सोते हैं कि आप यही करते हैं। तो बच्चों यही है मेरी अपनी कहानी कि मैं फिजिक्स में जगता हूँ और फिजिक्स को लेकर के ही सोता भी हूँ। सर, आप केवल विषय पढ़ाते नहीं, उसको सोचने की दिशा देते हैं, तो ये गुण आप में पहले से था या पढ़ाते पढ़ाते विकसित हो गया? बचपन से, मैं बचपन से ही बेहद इनक्विजिटिव था। आपको मैं अपने एक बचपन की छोटी सी कहानी याद है। जब मैं बहुत छोटा था, 2-3 वर्ष का हूं, मुझे याद नहीं है, नानी कहानी सुनाया करती थी कि रात में जब सोने का वक्त आया तो पूरे घर में लोग खोज रहे थे कि चाबी कहाँ है ताला का। कहीं जब नहीं मिला तो इस बालक को उठाया गया कि क्या तुम चाबी लेके हो? बोले हाँ, चाबी को तो हम रोक दिए। रोक दिए मतलब बाड़ी में हम उसको खोद करके उसमें डाल दिए, पानी भी दे दिए, बड़ा होगा, बहुत सारा पेड़ में चाबी होगा, ताला होगा, बहुत सारा। तो खोजी प्रवृत्ति बचपन से थी और यही चाहता हूं कि बच्चों जिस दिन फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खोजना शुरू कर दोगे तो फिजिक्स तो एक बहाना है। 25 वर्षों के बाद जब 25 की उम्र पार करोगे और जब रियल लाइफ में आओगे और जीवन में जब प्रॉब्लम्स सचमुच के आए तो how will you develop your analytical power? आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्जाम नहीं, उसको सॉल्व करने की जब तुम्हारे में आदत बन जाएगी तो तुम्हारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो तुम उसको हंसते हंसते सॉल्व भी करोगे। इसीलिए पढ़ो नहीं, सीखो। फिजिक्स जैसे कठिन विषय को आप इतना इजीली कैसे पढ़ा लेते हैं? बस आपका प्रश्न में कठिन शब्द पहले आ गया। बच्चे कठिन ही मानते हैं उसको। अरे बच्चे की क्या बात करें, बच्चे के मन में डाल दिया गया है। फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, 10-15 शब्द हैं, जैसे खुल के बोलो। खुल के बोलिए। बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो पहले अल्फाबेट ABC, फिर अल्फाबेट्स को जोड़ करके ATL, फिर एक और जब अल्फाबेट जुड़ा तो BAT बैट, CAT कैट, RAT रैट, HAT हैट, MAT मैट, इस तरह से वर्ड्स बनने लगे। यही तो फिजिक्स। शुरू के जो 10-12 वर्ड है, पोजीशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
एसिलर हिंदी बोलना है, गोड्डा में। इंग्लिश। स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे शब्द ये हमारे फिजिक्स के अल्फाबेट। जिस दिन आपने द्रव्यमान समझ लिया, एम, त्वरण समझ लिया, ए, बल समझ लिया, एफ, तो जिस तरह वहां BAT बैठ पड़े उसी तरह तो यहां है F = MA। जिस तरह से वहां आप CAT कैट पड़े उसी तरह से तो यहां है W = FS। कहां प्रॉब्लम है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। लोग इसको प्रॉब्लम बना दिया, क्योंकि अगर हम डराएंगे नहीं तो लोग मुझे सम्मान करेंगे नहीं। ये फितरत है आज के टीचर्स की। जबकि हम तो बच्चों के साथ गांधी मैदान में भी खेले हैं, अपने कॉलेज के फील्ड पर भी खेले हैं और क्लासरूम में खेले। फिजिक्स को हमने न पढ़ाया है न पढ़ने के लिए उसे मजबूर किया है, हमने बस खेला है, हमने उसको खिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपने हर बच्चे को उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ाया, ये धैर्य कहाँ से विकसित हुआ? धैर्य, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, सबको उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हैं। तेज किसी अन्य फील्ड में वो हो सकता है, हर बच्चा तेज है, हर बच्चे में इंटेलिजेंसिया कूट कूट कर भरी पड़ी है। ये मेरा अपना अनुभव है। जरूरत है कि बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा था, किस माहौल में उसने अपना पठन पाठन शुरू किया, उस माहौल की जानकारी पढ़ाने के क्रम में हो ही जाती है कि सर हमने बोरा पर बैठकर पढ़ा या हम सोफा पर बैठकर पढ़ा। तो जब आपको जानकारी मिल जाती है, जब डॉक्टर को पूरी डायग्नोसिस हो जाती है कि बीमारी ये है, तो फिर इलाज करना तो अपने हाथ की चीज है। जैसा रोगी वैसी दवा। क्या आप कभी टेक्नोलॉजी से पढ़ाए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाए हैं, या फिर सिर्फ चॉक टॉक ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है? टेक्नोलॉजी की जरूरत तो पड़ गई। ये कोरोना के पीरियड में जिस तरह आप ये स्टैंड पर उसको क्या मोबाइल लगा दिए, तो उसी तरह से हम भी बोर्ड पर इसी तरह से लाइट वगैरह लगा करके क्लासेस लिया करते थे। उस क्लासेस के बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप भी अपना एक YouTube चैनल बनाइए। ये सब चीज हमसे नहीं होगा, तुम लोगों को इच्छा है कि तुम लोग बनाओ, हमको रहने दो, हम जैसे थे हम उसी तरह ठीक है। और ईश्वर से हर दिन यही प्रार्थना है कि मुझे जिस तरह बनाकर इस धरती पर भेजा उसी तरह उठा लेना। कोई परिवर्तन और समय के हवा का असर हमारे ऊपर मत होने देना। बड़ी विषाक्त हवा है जो अभी दौर चल रहा है। आपने गोड्डा शहर में शिक्षा की एक परंपरा स्थापित की है, तो क्या अब आपको लगता है कि यह अब अगली पीढ़ी को सौंपना चाहिए? मेरे चाहने न चाहने से न समय बदला न परिस्थिति बदली। मेरे बाद
भौतिकी का यह दीपक मेरे एक जनरेशन क्या, आज मेरा तीसरा जनरेशन फिजिक्स पढ़ा रहा है। और बहुत सारे अर्जुन हैं, द्रोणाचार्य अपने जगह पर अभी भी अड़े, लेकिन जो पीढ़ी अभी पढ़ा रही है, हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्हें हमने अपने गुरुकुल में शिक्षा दिया, उनसे मैं हाथ जोड़कर यह आग्रह जरूर करूंगा कि रिजल्ट के पीछे मत भागो। बच्चे जब सीख जाएंगे तो उसका कैरियर केवल इंटरमीडिएट ही नहीं है, केवल आईएससी पास कर लेना 90% नंबर लेकर, इससे उसको भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इवैल्यूएशन का जो प्रवाह है, उसमें 70 to 80% तो बगैर पढ़े भी अब हो रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, बगैर पढ़े भी 70-80% हो रहा है। उसको 2 अक्षर सिखा दो, क्योंकि कल कोई भी नौकरी करने के लिए जाएगा तो अगर सीखा हुआ रहेगा तो वह उस नौकरी में को पाने में सफलता हासिल करेगा, और रटा हुआ अगर रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। उसको सिखाओ, जरूर सिखाओ। आपका खुद का छात्र जो शिक्षक बने हैं अभी, उनकी परिस्थिति, उनकी कठिनाई, उनका स्ट्रगल को लेके कभी आप भावुक हुए हैं? अरे 1-2 टीचर तो ऐसे भी हुए जिन्होंने खुद से हमको कहा था कि सर हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, कोई सर्विस भी नहीं हो पाई, हायर एजुकेशन भी हमने हासिल नहीं कर पाया, तो सर अगर आपकी कुछ दया दृष्टि हो जाती और कुछ बच्चे हमारे पास आ जाते तो अच्छा रहता। वहां पर थोड़ा लगता था कि कैसा समय आ गया, और आज वो सारे बच्चे अपने मुकाम पर हैं। खुशी होती है, सुनकर अच्छा लगता है, और चिंता मुक्त भी है कि फिजिक्स का मसाल गोड्डा के हर गली में जल रहा है और जलता रहेगा। आपके फेवरेट स्टूडेंट कौन है? इस पर कभी गौर नहीं किया, क्योंकि हर बच्चा मेरे लिए फेवरेट, क्योंकि सबने साल 2 साल जो आईएससी पढ़ा, 2 साल जो बीएससी तक गया, 5-6 साल पीजी तक गया। आज मेरा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोफेसर है, हाई स्कूल के टीचर्स है, बैंक के एम्प्लॉयज। तो कुछ ऐसे बच्चे रहे जिनका सानिध्य हमारे साथ 7-8 वर्षों का, कुछ बच्चे हैं जिनका साथ हमारे साथ 2 वर्षों का रहा। लेकिन जो किचन का रसोइया है, वो तो चावल का एक दाना दबाकर देख लेता है कि पूरी हंडी की क्या स्थिति है। तो हमारे लिए तो हर चावल सिद्ध है, हर बच्चा मेरा फेवरेट है।
और मेरा फेवरेट क्या, मेरा यह विश्वास है कि हर बच्चे का मैं फेवरेट। जब आपका कोई पुराना छात्र आपके पास आता है और बोलता है कि सर आज जो कुछ है वो आपकी वजह से, तो उसको आप शब्द में कैसे बयां करेंगे कि आपको कैसे? सबसे पहले कहते हैं गलत, मेरे से कुछ नहीं, मेरे में अगर क्षमता रहती तो मैं शुभांशु शुक्ला के तरह भी इस देश में रहता, मैं भी चांद तारे पर रहता। मेरा अपना कुछ नहीं, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है। शिक्षक का काम तो केवल एक रास्ता दिखाना, चलना आपको है। आप अगर उस पर सही सही चले तो आपको मंजिल मिली। तो तपस्या आपने की है, हम तो केवल स्वाहा स्वाहा किए, होम तो आपने किया है। इसीलिए धन्यवाद के पात्र आप हैं, मुझसे आप नहीं हैं, आप हैं तो हम हैं। आजकल बच्चों में शिक्षा का मूल्य और नैतिकता दोनों खो रहा है, तो क्या शिक्षक को सिर्फ विषय पढ़ाना चाहिए या उसे उस चीज का भी नॉलेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया। तकलीफ होती है आज के बच्चों को देखकर, सच्चा कहते हैं। और मुझे आश्चर्य भी लगता है कि पठन पाठन का जो हमारे भारत में परंपरा रही, शांति से विद्या अध्ययन करने का, वो परंपरा लगता है कहीं खो सा गया। सड़क पर, सड़क किनारे मोटर के हॉर्न की आवाज, ट्रैक्टर के पहियों की आवाज, डीजे साउंड की आवाज, और उस आवाज में बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? सच्चाई यह है कि जब वातावरण बेहद शांत होता है, उस शांति में ज्ञान के बीज जब छात्र के मस्तिष्क में पड़ता है, तभी वह बीज पल्लवित भी होता है, पुष्पित भी होता है और फलित भी होता है। कोलाहल में किस प्रकार से विद्या अध्ययन आज के समय में हो रहा है, भविष्य बहुत अच्छा हमको तो नहीं लग रहा है। वैसे वक्त बताएगा कि आज की शिक्षा, आज की परंपरा किस ओर छात्र छात्राओं को ले जा रहा है, यह वक्त बताएगा। और इसके पीछे एक और मौलिक कारण है, वो मैं आपसे शेयर करूं। बहुत सारे गार्जियंस भी आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे कि शिक्षा का मंदिर स्कूल एंड कॉलेजेस, बच्चों ने
स्कूल और कॉलेज को त्याग दिया। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो वहां पर अनुशासन सीखते हैं। वहां पर आप जब खेल के मैदान में जाते हो तो एक गोल करने के लिए 5 खिलाड़ी का पास मीन्स सहयोग की भावना सीखते हो, सहन शक्ति सीखते हो। तो स्कूल और कॉलेज को छोड़कर आप बिल्कुल वेल टाइप्ड हो गए। हम लोग भी जिस समय बच्चों के साथ समय बिताया, पढ़ाया, 9 बजे के बाद एक भी क्लास, फिर अगर क्लास करना है तो 4 बजे के बाद आप आओ। ये पीरियड आपके स्कूल एंड कॉलेज का है। आप वहां बैठो, वहां भी टीचर्स है, वहां भी आपको देने के लिए टीचर्स बैठे हुए। और आज के दौर में आपको हम कहें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट कहा गया कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायो में आप 100 में 100% मार्क्स ला करके भी आप सड़क पर रह जाओगे, तब तक जब तक कि आपके हाथ में कोई स्किल ना हो जाए। और वह स्किल डेवलपमेंट का कोर्स जिसको हम लोग सेक कहते हैं, फिर वोकेशनल कोर्स, आज जैसे हमारे कॉलेज में डिजिटल एजुकेशन की बात है, बच्चे क्लास भी कर रहे, जो 2-4, सब तो आते नहीं, जो भी 2-4 बच्चे आ रहे वो अपने क्लासेस के अलावे कंप्यूटर क्लासेस कर रहे। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो मशरूम सीख रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज उसको जीवन में काम देगा ताकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। और यह चीज उसको स्कूल और कॉलेज में ही मिलेगा। और रही बात मोरालिटी की, तो यह मेरा सबसे पहला फर्ज बनता है कि सबसे पहले नैतिकता का पाठ सीखो। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से यह कहता हूं कि तुम इंजीनियर, डॉक्टर बनो ना बनो, तुम ऑफिसर, कलेक्टर बनो ना बनो, लेकिन बेटा एक इंसान जरूर बनना, ताकि तुम्हारे गार्जियंस को लगे कि मैं बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसा। अगर आप 20 साल के अपने पुराने वर्जन ब्रजेश सर से मिलेंगे तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तुम मूर्ख, तुम जिस को पूजा समझते थे, अगर उसी समय में आज के टीचर के तरफ प्रोफेशनल हो गए रहते तो आज तुम्हारे पास भी गाड़ी होती, तुम्हारे पास भी बंगला होता। अभी भी तो है। कुछ नहीं है, एक साइकिल तक नहीं है। साइकिल तक नहीं? बिल्कुल नहीं। एक साइकिल हमने लिया था, और लिया क्या था, बच्चा लोग की जबरदस्ती विश्वकर्मा पूजा के दिन आके दिया था कि सर कम से कम साइकिल तो चलेगी। और उस जमाने में साइकिल ही बहुत बड़ी चीज हुआ था। वो भी पुराना हो गया, रखा हुआ था, उसको बेचते नहीं थे क्योंकि वह हमसे बहुत कम समय का छोटा था गोड्डा की धरती के लिए। एक बार मजदूर सब काम कर रहा था तो एक मजदूर ने कहा कि हुजूर
है हमरा दादा हमें ठीक करा के चले ले जो यहूल नहीं तो आज कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना रहते हुए भी सब कुछ है, बहुत कुछ। एक समय था जब लोग गुरु को भगवान माना करते थे, बहुत अपमान होता है, तो इन पर आप क्या कहेंगे? क्या समाज की सोच बदल चुकी है या फिर इंसान में क्या ऐसा बदलाव आया जिसके वजह से आज गुरु का उस तरह का इज्जत नहीं हो पाता जिस तरह पहले होता? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मैं आपके इस प्रश्न को सैल्यूट करता हूं। देखिए, गुरु को भगवान या किसी मूर्त को भगवान तभी तक कहते थे कि उनको अगर प्रसाद चढ़ाया जाए तो वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसमें एक और तुलसी का पत्ता डाल करके आपको वापस कर दिया जाता। तब तक आप भगवान थे। लेकिन जब से आपसे बगैर आपकी परिस्थिति को जाने समझे एन केन प्रकारेण आपके पॉकेट से फी के रूप में बड़ी बड़ी अमाउंट जब वो राशि आपसे डिमांड करता है, तब से समाज के नजर में शिक्षकों ने अपना स्तर खोया। शिक्षक शिक्षण कार्य के अलावे क्लासरूम में भी बहुत तरह के बिलो स्टैंडर्ड बातें भी शुरू की। अपने आज के जमाने में प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ। इन सारी बातों का असर शिक्षा पर भी पड़ा, शिक्षकों पर भी पड़ा। बहुत कम शिक्षक है। देखो, मैं एक बात कहूं आपसे, शिक्षक अर्थात मास्टर, मास्टर बनने का हक आपको तभी है जब आपके पास मास्टर्स की डिग्री है। आप देखो, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर और तब डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएचडी, ये 4 स्टेप, 4 मंजिल। हमने तो ऐसे कई शिक्षकों का नाम भी सुना जो खुद इंटरमीडिएट है और इंटर को पढ़ा रहा है, तो वह क्या पढ़ा रहा है? सवाल बना देना, आंसर निकाल देना, यह अलग बात है। और आज के बच्चे जिनके पास उस सवाल को हल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम हैं और सबसे बड़ा काम है उसको मोबाइल भी देखना, तो इन परिस्थितियों में किसी एक सवाल को 10 बार बताकर, एक सवाल को 10 बार बताकर उसको याद कराने से बेहतर है कि 10 तरह के सवाल अगर उसे बताया जाए तो उसको उसके सोचने की क्षमता, उसके सीखने की प्रवृत्ति में निश्चित विकास होगा।
तो इन सारी बातों को आज के सो कॉल्ड शिक्षकों को समझना होगा, नहीं तो परिस्थिति विपरीत भी जा सकती है। आपने जो कहा कि जो सम्मान पहले के शिक्षकों में था, तो पहले के शिक्षक गुरु थे ना, तो गुरु को सम्मान था, और आज के शिक्षक तो हैं टीचर्स हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सर, प्लीज सर, सॉरी सर, नेक्स्ट, एनी मोर वर्ड्स सर? Neither the teacher can explain nor the student. मैं स्पष्ट आपसे पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि अब तो शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध बहुत कम है। अब तो केवल पेशा है, बड़े बड़े बैनर्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, मॉल है, डीजे है, पार्टी है, शादी है। अब वो शांत तपस्वी टीचर न मिलता है और ना ही वैसा अब वो स्टूडेंट की भी ललक रह गई कि वह कुछ सीखे। तो आपका यह क्वेश्चन डिबेट का क्वेश्चन है, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आस्किंग सच ए क्वेश्चन एंड आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू पुट माई व्यूज। बड़ी बेबाकी से मैंने इसका उत्तर दिया। न्यू जनरेशन के टीचर्स को यदि हमारी बातों से अगर ठेस पहुंचे तो मैं उनसे माफी मांगूंगा, लेकिन हकीकत मैं अगर ना कहूं तो आपसे कौन कहेगा? आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जनरेशन बिल्डर हो, आप नेशन बिल्डर हो, आप सोसाइटी को बनाओगे, आप समाज को बनाओगे। अपने अहम को किनारे रखकर मैं की भावना को छोड़कर हम की भावना को डेवलप करिए। अपनों में भी करें, छात्र छात्राओं में भी करें। यही हमारी आज के टीचर्स से मिलती है। अभी हमारे देश का जैसा एजुकेशन सिस्टम है, क्या वैसा रहना चाहिए? एक समय था जब शिक्षक स्टूडेंट का टेस्ट लेता था और रिजल्ट देता था। आज की परिस्थिति तो अलग है। स्टूडेंट टीचर का टेस्ट लेता है। ये मास्टर चलतो कि नहीं चलतो, या मास्टर एकराल पढ़बो कि ओकराल पढ़बो उसके अनुकूल है या नहीं, तो इसमें जज करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, आपके क्वेश्चन का जो प्रथम पार्ट था, सरकार की सोच, तो इस पर एकदम फ्रैंक जवाब मैं आपको दूं। मेरा पर्सनल व्यू कि जो NEP 2020 इस बार आया कोरोना के बाद,
उसका जो थीम है, हमको नहीं लगता है कि बहुत आदमी उससे पूरी तरह वाकिफ है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा भी है। हमको नहीं लगता है कि सारे टीचर्स उसको पढ़े हैं, उसके मर्म उसको समझे। उसके एक एक वर्ड को अगर समझा जाए तो हमारी जो भारतीय परंपरा थी, हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम था, उस नॉलेज सिस्टम को पुनः से स्थापित करने के लिए यह पॉलिसी आई, जिसके पीछे केंद्र और राज्य सरकार हर तरह का सुविधा संस्थानों को मुहैया करा रहा है। टीचर्स के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, ऊपर से टीचर्स के लिए कुछ टास्क्स हैं। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि कुछ ही दिन पहले हमारे झारखंड की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने शिक्षा जगत के काम को आसान करने के लिए कुछ पोर्टल्स लॉन्च किया। लर्निंग से लेकर, टीचिंग से लेकर, स्कॉलरशिप से लेकर, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सचमुच में ये जो चीज मुहैया हेमंत सोरेन की सरकार ने आज के शिक्षा जगत के लिए किया, मैं हेमंत सोरेन का धन्यवाद करता हूं। उनकी सोच को, उन्होंने जिस तरह से एसआरसी सेंटर और सीएससी सेंटर, आप एसआरसी सेंटर को, हर कॉलेज में एसआरसी सेंटर, स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर, मतलब हर कॉलेज में सरकार की यह व्यवस्था दे दी गई। धन्य है सरकार, सरकार की व्यवस्था दे दी कि नेशनल, इंटरनेशनल कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो वह कोर्स आप कॉलेज में आराम से कर सकते हो। और हर कॉलेज को स्मार्ट बोर्ड दे रखा है, डिजिटल बोर्ड दे रखा है, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल है, कंप्यूटर सेंटर है। और एक बात हम आप लोग को बताएं, बच्चों को बताएं, गार्जियंस तक हम अपनी बात को दें कि आज हमारे महिला कॉलेज में जो एसआरसी सेंटर है, उसमें जो भी कोर्स आप ऑनलाइन कर रहे हो, अगर आपको ऑनलाइन में 10,000 का फी लग रहा है तो कॉलेज के थ्रू, एसआरसी सेंटर के थ्रू अगर आप इसको करते हो तो 50%, 5,000 में आपको आप आराम से एसी रूम में, महिला कॉलेज का जो सेंटर है, जो हम लोगों ने एसआरसी सेंटर डेवलप किया, उसमें आपका कंप्यूटर है, वाईफाई सेंटर है, आपका एक खर्च नहीं है, कॉलेज की सारी चीजें। आप बोलो आपको कौन सा कोर्स चाहिए, आपको बेसिक एजुकेशन से लेकर के टॉप मोस्ट इग्नू के कोर्सेस हो, कि एनपीटेल के हो, कि स्वयं पोर्टल के हो, सारे कोर्स अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन पढ़ना तो विद्यार्थी को ही है।
पढ़ना तो उसको है, व्यवस्था सरकार की है, रास्ता हम लोगों का है, लेकिन जिस शॉर्टकट से आज का छात्र सफल होने का प्रयास कर रहा है, चाहत रखता है, देरी हो जाए तो से दुर्घटना न हो। जब भी रांची जाते हैं तो जो मोड़ है रामगढ़ के पास, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा है दुर्घटना से देरी, समय लो, समय लो, अभी तुरंत कोई जरूरत नहीं है कैरियर हासिल करने की, पहले एबिलिटी अपने में हासिल करो, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे चारों तरफ में, पहले एबल तो हो, एबिलिटी है नहीं, अपॉर्चुनिटी की तलाश है, शॉर्टकट ढूंढते हो, क्या होगा समय। अगर आप पढ़ाना शुरू नहीं करते तो आज गोड्डा का एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है, शायद प्रारब्ध की यह देन है, शायद मेरे क्लासरूम में बच्चे पढ़ करके उस संस्कार को समझा और उसी के आधार पर आज शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं। और मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप पहले खुद पढ़ें। एक पंक्ति है, ए लैम्प कैन नेवर बर्न अनदर लैम्प until and unless it continues to burn its own flame। एक दिया तब तक दूसरे दिया को नहीं जला सकता है जब तक कि वह दिया खुद नहीं जल रहा है। तो शिक्षक कहलाना बहुत आसान, लेकिन शिक्षक बनकर जीना ये तपस्या है। तपस्वी बने, यशस्वी बने, यही आज के शिक्षकों को मेरा आशीर्वाद है। खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक का गुण कैसा होना चाहिए? परिभाषाएं समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो मैं अपने जीवन में एनसीसी में भी था, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूं और एनसीसी के द्वारा मैंने अनुशासन को समझा। एक शिक्षक के तौर पर अनुशासित हो, पहले शिक्षक खुद अनुशासित हो, तभी उसके जितने भी शिक्षार्थी हैं, एक शिक्षक में वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी होनी चाहिए। कि अब जरा गौर से सोचो, बच्चे हमारे पास 40 मिनट के लिए आते हैं क्योंकि वो कहीं पढ़ के आ रहा है, तो 10 मिनट 15 मिनट उसको आने में लग रहा है। एक जगह से पढ़कर उसको दूसरे जगह पढ़ने जाना है
तो 10 मिनट पहले से वो उस चीज को सोचना शुरू कर दिया। मुश्किल से 30 से 40 मिनट का क्लास। उस 30 मिनट में बच्चों के केंद्र पर उसके ज्ञान की कुंडली को खोल पाना, उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक को खुद पहले दीपक की तरह जलना होगा। क्योंकि आज जैसे आपने हमसे एक क्वेश्चन किया, एक बात कही कि आप हैं, आप थे, तो आपसे सारे शिक्षक। तो इस पर एक पंक्ति हमको याद आती है, कर्म किसी का, कर्म किसी का, फल किसे मिलता है। कर्म किसी का, फल किसे मिलता है। तिल तिल कर जलती है बाती, कहते हैं दिया जलता है। दिया तो महफूज रहता है, जलती तो बाती है। तो एक शिक्षक को उस बाती के तरह मेडिटेट करना होगा। हर वक्त उसको सोचना पड़ेगा, हर क्षण उसको अपने विषय में जीना पड़ेगा। तभी वह समाज को एक ज्ञानी, ज्ञानवान, नैतिकवान, धैर्यवान इंसान समाज को दे पाए। तो केवल आया, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, थैंक यू सर, कल मिलते हैं सर, ओके सर। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। इतनी ही बात पढ़ाओ, इतनी ही बात उसको दो जिसको वह अप्लाई कर सके। जमाना चला गया, NEPS फर्स्ट कह रहा, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, अप्लाइड नॉलेज। थियोरेटिकल फिजिक्स नहीं चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स चाहिए। और मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ्स है तो फिजिक्स है, क्योंकि हमारी भाषा है गणित, गणना। तो गणना के योग्य टीचर को खुद चाहिए कि वो मेडिटेशन करे। क्लास स्टार्ट होने के पहले कुछ ऐसी क्रिया हो जो इसके द्वारा बच्चों का जो ब्रेन है, जो कि चहु दिशा में फैला हुआ है, उन सारी दिशाओं से उसके शक्ति पुंज को एक जगह पर बोर्ड पर केंद्रित करे। जब यह क्षमता शिक्षकों में आएगी, तभी समाज का भी कल्याण होगा, बच्चों का भी। पहले के सिलेबस और अभी के सिलेबस में क्या अंतर है? धरती आसमान का। पहले के सिलेबस में जिस सब्जेक्ट में बच्चा
ऑनर्स लेता था, जिसको हम लोग सम्मान प्रतिष्ठा कहते थे, वह उसी सब्जेक्ट का होकर रह जाता था। मौजूदा परिस्थिति में हमारी केंद्र सरकार ने जो इसरो के वैज्ञानिक सब थे, उन लोगों के देखरेख में जो कमेटी बनी, उस कमेटी के आधार पर जो नया सिस्टम आया, आप अगर उस पर गौर करो तो यह आपको मौका दे रहा है एक पूर्ण इंसान बनने का। आप देखोगे कि बीएससी में जो साइंस के बच्चे थे वह केवल और केवल साइंस के प्रति समर्पित, जो आर्ट्स के बच्चे थे वो केवल आर्ट्स। लेकिन अब सरकार ने जो एनईपी लाया है उसमें एमडीसी का कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी, दैट मीन्स कि साइंस के बच्चे को भी आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट पर ज्ञान जरूरी है, आर्ट्स के बच्चे को भी साइंस के कुछ सब्जेक्ट पर ज्ञान की आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट जब मल्टीपल हो जाता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट का जो व्यक्तित्व का विकास होता है ना, वो बड़ा ब्रॉड होता है। और आज के सिलेबस को अगर हम लोग देखें तो यह स्टूडेंट को बहुत अच्छा मौका दे रहा है। आप देखो एईसी का कोर्स है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी चीज करने की एबिलिटी है, स्कूल एंड कॉलेजेस में वो व्यवस्था है कि आप अपनी उस एबिलिटी को एनहांस कर सके। स्किल एनहांसमेंट कोर्स सबसे बड़ा चीज, कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी स्टूडेंट को आज की तारीख में बिठाकर उनसे बात करो तो आपको लगेगा कि शायद उसके पास शब्द भी नहीं है अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए। पर्याप्त शब्द का जो भंडार है, जिसको वोकैबुलरी कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, उसकी कमी है। तो कम्युनिकेशन वो अपनी बातों को रख नहीं पाता। हम लोग जब बच्चे थे, सेंट जेवियर्स का मैं प्रोडक्ट हूँ, माता पिता का मेरा आशीर्वाद है कि मैं साहेबगंज सेंट जेवियर्स से पास आउट हुआ। वहां पर जो हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल बताया जाता है, हर थर्सडे को ये जो जनरल क्लासेस होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता। जिसको ड्राइंग की इच्छा हो वो ड्राइंग में जाए, जिसको स्पीच देने की इच्छा हो, वो डिबेट की बात हो, या फिर जिसको स्पोर्ट्स में अच्छा लगे वो दिन मतलब तरह तरह के स्पोर्ट्स में वो आप एब्जॉर्ब हो जाए। बड़ा अच्छा लगता था। आप पूछो हमसे आप किस में गए, तो हमको पता नहीं, हमको गार्डनिंग का बहुत शौक था बचपन से ही, फूल पत्ती का। आपको बचपन की कहानी आप बताई कि पेड़ लगा रहे थे चाबी का, तो मैं गार्डनिंग में था। और आज भी हमारे पास एक छोटा सा गार्डन है, रंग बिरंग के फूल हैं, और अक्सर हम बैठ करके छोटी छोटी, आजकल एक काली काली चिड़िया आती है लंबा चोंच वाली, उसको देख करके, तितलियों को उड़ते देख करके अच्छा लगता है, क्योंकि अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ मानते हैं। क्योंकि हमारा विषय भी है फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, हमारी परिभाषा।
तो अगर हम प्रकृति से नहीं जुड़े तो फिर फिजिक्स से नहीं जुड़े। तो फिजिक्स से जुड़ने के लिए नेचर के साथ जुड़े। और सिलेबस की जहाँ तक बात है तो हम धन्यवाद देते हैं एक सीनियर टीचर होने के नाते केंद्र सरकार को, जिसने इसे लागू किया, और राज्य सरकार जिसने इसे लागू करने के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराया कैंपस में, कि बच्चे केवल ऑनर्स के जो सब्जेक्ट हुआ करते थे पहले, ऑनर्स और पास कोर्स बस, अब आपको ऑनर्स में, जिसको आप मेजर कह रहे हैं, पास कोर्स है जिसको आप माइनर कह रहे हैं। आप ही खुद सोचो कि सीनियर स्टूडेंट्स मेजर और माइनर में बस उनकी पढ़ाई डिग्री है। अब मेजर और माइनर के अलावा उसके पास स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, उसके पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, उसके पास वोकेशनल कोर्सेस हैं, उसके पास मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। तो बेटे, इस चैनल के माध्यम से हम बच्चे को यह कहते हैं कि आप अगर साइकिल लेकर 4 सब्जेक्ट में अपने को बांध रहे हो, तो आज का समय, अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हो तो कल हो सकता है समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपसे अनुरोध है कि आप स्कूल जाएं, आप कॉलेजेस जाएं, वहाँ आपको अन्य भी जो पढ़ाई है, अन्य जो आपके जीवन यापन के स्किल्स है, उसके अध्ययन के लिए आपको वहाँ सुविधा मिले। अपने 36 साल को अगर एक लाइन में, 36 साल के अनुभवों को एक लाइन में डिफाइन करने कहा गया तो आप क्या बताएंगे? परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। मंजिल इंडिया के पॉडकास्ट के थ्रू जो बच्चे आपको देखेंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? खुश रहो। अगर आप खुश हो तो जरा फिजिक्स के न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Every action has its equal and opposite reaction. आप खुश तभी है जब आपके साथ जो है वो मीन्स आपका परिवार खुश, आपके जो अपने हैं वो खुश है, और वो खुश तभी होंगे जब आपको वो अपने मंजिल की ओर जाते हुए देखेंगे। तो बच्चे, अब तो बेटा नहीं, पोता के, नाती के आपको, हाँ, क्योंकि सेकंड जनरेशन को हम पढ़ा रहे हैं अभी। अब तो बच्चे बहुत कम है, लेकिन जो भी है, जिसको भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों के ही आवाज से बार बार सुनने में आता है, लोग कहते हैं क्यों अब वो पुराना हो गया, वो आउटडेटेड हो गए। कहीं कुछ और सुनते हैं कि नहीं अब वो नहीं पढ़ाते। जब भैया हमने पढ़ाया ही, हम तो सब दिन सिखा है, सब दिन सिखाया है। तो बच्चों खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतनी ही ऊंचाई और मंजिल तक पहुंचोगे। खुश रहो। आपने जैक और सीबीएसई बोर्ड दोनों को पढ़ाया है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर, पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए।
जैक केवल इस प्रश्न का उत्तर हम आपको महाभारत की एक उदाहरण से दूं। महाभारत में द्रोणाचार्य ने जब धनुर्विद्या की परीक्षा ली थी तो एक एक करके कौरवों और पांडवों को बुलाया और जब तीर चलाने की बारी आई तो पूछा कि आपको दिखता क्या? तो किसी ने कहा मुझे आकाश दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने फल दिख रहा है, किसी ने चिड़िया देखा। एक अर्जुन था जिसको चिड़िया की आंख नजर आ रही थी। तो जब आप जैक की बात करोगे ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आपको पेड़ चाहिए, सीबीएसई में आपको चिड़िया की आंख चाहिए। वेरी प्रेसाइज एंड वेरी कंसाइज पढ़ाई चाहिए सीबीएसई। सीबीएसई मजाक नहीं है। बच्चे अक्सर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़। भैया मेरा अपना अनुभव कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ने के काबिल तो बनो। एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया गया। अब वह फॉर्मूला अगर आप याद करते हो आप जैक को क्लियर कर लोगे 90+ से, लेकिन वही एनसीईआरटी को उस फॉर्मूला से आप सीबीएसई में पास करो, क्योंकि सीबीएसई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वह फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, उसके और भी एसेसरी फॉर्मूला क्या आए, और कई फॉर्मूला मिल करके और तब जा करके कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व किए। तो साधारण सा अंतर कहें कि अगर जैक को कजिया की नदी कहें तो सीबीएसई संगम, जिसमें हर प्रॉब्लम का अगर कंसेप्ट कंसंट्रेट एक जगह पर नहीं हुआ तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरा तो यही अनुभव है। वैसे हमसे और भी अनुभवी टीचर सब अभी पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या राय है? तो सर पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? बड़ा अपनत्व सा लगा। माहौल और प्रश्न मेरे अनुकूल थे। आने से पहले डरा भी था कि यंग जनरेशन पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन करेगा, लेकिन बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जिसने पेशेंस से मुझे सुना, क्योंकि आजकल सुनने वाले की भी कमी। तो पहले चैनल वाला सुनेंगे तब ही कोई श्रोता हमको सुनेगा। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और शायद आपका यह पॉडकास्ट मुझे फिर से पुनर्जन्म दे, जो आकाश के बादल की छांव में हम चले गए, शायद वह भी छटे और बच्चों में यह उम्मीद जगे कि अभी भी ब्रजेश मिश्रा में ताकत है। ब्रजेश मिश्रा। और अब तो खरा सोना है,
मैंने आपको पहले कहा कि टीचर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स जितना पुराना होगा उसके पास उतना ही ज्यादा अनुभव होगा, और उस अनुभव से आने वाली पीढ़ी, आने वाला जनरेशन लाभान्वित होगा, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके चैनल का, आप बच्चों का। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। किसी ने मुझे इस योग्य तो समझा कि सर आपका इंटरव्यू आज तक या तो किसी चैनल वाले ने, किसी कैमरा वाले ने तो यह नहीं देखा। आपने मुझे इस योग्य समझा, आप लोगों का शुक्रिया। और जो भी इस चैनल को देखेंगे, हर गार्जियन को मेरा नमस्कार, हर बच्चे को मेरा आशीष। पढ़ें, क्योंकि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आपके ज्ञान का भंडार नहीं फलीभूत होगा, तब तक आप लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भौतिकी का यह बालक अपनी वाणी को यही विश्राम देता है। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, आदाब, धन्यवाद। धन्यवाद जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी मिलते रहेगी, ऐसी एक्सपीरियंस टीचर्स आपके सामने आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।